आज तो नौकरी भी हाथ से चली गई। अब घर जाकर राधा से क्या कहूँगा। वो तो न जाने इस महीने क्या क्या सपने सजाई बैठी है कि वो ये लेगी वो लेगी। पर अब तो लगता है रोटी भी घर में बन जाए तो बहुत है। रामू को कंपनी से छंटनी होने की वजह से निकाल दिया गया था। उसके पास एक छोटी सी नौकरी थी जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाता था, पर अब वो भी हाथ से चली गई थी। वो उदास होकर घर पहुंचता है। क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तुमसे क्या छिपाना, आज वो छोटी सी नौकरी ही हाथ से चली गई। तो क्यों परेशान होते हो? एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ? दूसरी तलाश करना, कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। रामू हर जगह नौकरी की तलाश करता है, पर उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलती। क्या हुआ, नौकरी मिली क्या? नहीं, आज भी कोई नौकरी नहीं मिली। जेब में 30 रुपए पड़े थे तो छोले कुलचे ले आया। मैं जानता हूँ कि तुमने भी खाना नहीं खाया था, इसीलिए सोचा छोले कुलचे ही ले चलूं। अच्छा किया, बहुत भूख लगी है। चलो दोनों बैठकर छोले कुलचे खाते हैं। रामू और राधा दोनों छोले कुलचे खाने लगते हैं। छोले कुलचे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये छोले कुलचे कहाँ से लेकर आए हो? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हमारी कॉलोनी में सिर्फ एक ही तो छोले कुलचे वाला है, उसी से लेकर आया। मेरे पास एक विचार है, अगर कहो तो मैं कहूँ? हाँ बोलो। मेरे पास एक सोने की चूड़ी रखी है, तुम उसे बेचकर छोले कुलचे की रेडी लगाना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा छोले कुलचे वाला नहीं है। इस वजह से हमारे छोले कुलचे ज्यादा बिकेंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो, और मैं तुम्हारी चूड़ी बिकते कैसे देख सकता हूँ। ये तुम्हारी माँ की निशानी है। बुरे वक्त में माँ ही काम आती है। रामू वो चूड़ी बेचकर छोले कुलचे का सामान ले आता है और छोले कुलचे बेचने के लिए चल पड़ता है, पर उसके छोले कुलचे बिकते नहीं हैं। एक दिन 2 दिन बीत जाते हैं और छोले कुलचे ना बिकने की वजह से उनका खर्चा भी नहीं निकल पाता। एक दिन वो रेडी लेकर घर जा रहा था, तभी उसे एक कुम्हार दिखा जो बहुत ही बूढ़ा था। क्या हुआ काका, ऐसे क्यों बैठे हुए हो? बेटा, मुश्किल से ये कुल्हड़ बनाए थे, पर कोई इन्हें खरीद नहीं रहा है, जिसकी वजह से घर में खाने को भी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास कुछ छोले कुलचे हैं, उनको आप खा लीजिए। पर बेटा, इन कुल्हड़ों का क्या करूं? मैं आपकी मदद करता हूं और इन कुल्हड़ों को बेचने की कोशिश करता हूं। रामू उनको बेचने की कोशिश करता है, पर नाकाम होता है। तभी वहाँ पर एक छोले कुलचे लेने आता है। रामू को छोले बनाने के लिए कोई बर्तन नहीं मिलता, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में घर पर ही भूल आया था। अरे, बर्तन तो घर पर ही रह गए। एक काम करता हूँ, इन कुल्हड़ों में ही छोले बनाकर बेच देता हूँ। रामू कुल्हड़ में छोले बनाना शुरू करता है, जिसकी वजह से कुल्हड़ की मिट्टी का स्वाद भी उसके छोलों में मिल जाता है और उसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। वाह भाई, इतने स्वादिष्ट छोले कुलचे तो आज तक मैंने कभी नहीं खाया। इसमें से तो एक अलग ही स्वाद और महक आ रही है। क्या मिलाया है तुमने इसमें? कुछ भी तो नहीं मिलाया है, बस कुल्हड़ में बनाया है और गर्मा गर्म कुल्हड़ में आपको परोस दिया है। वाह, कुल्हड़ वाले छोले कुलचे, ये तो एक अलग ही तरह का स्वाद है। तुम्हारे कुल्हड़ वाले छोले कुलचे सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। रामू उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश होता है और कुम्हार को जाकर सारी बात बताता है। अब हम दोनों की समस्या दूर हो सकती है। तुम इस कुल्हड़ में छोले कुलचे बनाना और मैं कुल्हड़ बनाकर तुम्हें दूंगा, जिसकी वजह से हम दोनों का काम चल जाएगा। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। अब मैं कुल्हड़ में ही छोले कुलचे बेचा करूंगा। उस दिन एक नए तरह के छोले कुलचे खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और उसके बहुत जल्दी ही छोले कुलचे बिक गए, जिससे उसका बहुत मुनाफा हुआ और वो खुशी खुशी घर आया। ये देखो राधा, आज कितना सारा मुनाफा कमा कर आया हूँ। आज तो झट से छोले कुलचे बिक गए, एक भी दाना नहीं बचा। ये चमत्कार कैसे हुआ भला? रामू सारी बात राधा को बताता है। राधा ये सुनकर बहुत खुश होती है और अब वो और मेहनत से छोले कुलचे बनाना शुरू कर देती है। उसके कुल्हड़ों की प्रशंसा अब दूर दूर तक होने लगी थी। भैया, कुल्हड़ वाले छोले कुलचे यहीं पर मिलते हैं क्या? हाँ हाँ, यहीं मिलते हैं। कहो कितना बना दूं? तुम्हारे कुल्हड़ वाले छोले कुलचे की प्रशंसा तो दूर दूर तक हो रही है। मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी की शादी में अपने ये कुल्हड़ वाले छोले कुलचे का हुनर दिखाओ। ये भी कोई कहने की बात है सेठ जी, आप हुक्म दीजिए, हम आपकी बेटी की शादी में छोले कुलचे बना देंगे। छोले कुलचे तो मैं किसी से भी बनवा लेता,
पर मुझे ये कुल्हड़ वाले छोले कुलचे चाहिए। जी साहब, हम समय पर आकर छोले कुलचे बना देंगे। ये लो एडवांस। सेठ रामू को कुछ पैसा देकर चला जाता है। रामू पैसे पाकर बहुत खुश होता है। फिर वो सामान लेकर आता है और समय पर सेठ के यहाँ पहुँचकर छोले कुलचे बनाता है। उस शादी में सब कुल्हड़ वाले छोले कुलचे खाने के लिए लालायित रहते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने प्रसिद्ध छोले कुलचे वाले बन जाएंगे। अगर तुम सही समय पर मुझे छोले कुलचे बनाने का उपाय ना सुझाती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। ये लो, मैं तुम्हारे माँ का कड़ा सुनार से छुड़वा लाया हूँ। अरे वाह, तुम तो मेरी माँ को वापस ले आए। जब से ये कड़ा गया था तब से मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। ये मेरे पास होता है तो मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले मुनाफे में से कुछ पैसा लेकर तुम्हारा ये सोने का कड़ा छुड़ा कर लाया। राधा अपना सोने का कड़ा पाकर बहुत खुश होती है और रामू के साथ धंधे से जुड़ जाती है, क्योंकि अब रामू के पास कुल्हड़ वाले छोले कुलचे खाने वालों की बहुत भीड़ लगी हुई होती है। इसलिए भीड़ को संभालने के लिए राधा का वहाँ होना बहुत जरूरी बन चुका था। अब उन्होंने छोले कुलचे को गरीबों में भी बांटना शुरू कर दिया था। रामपुर के एक गांव में राम नाम का आदमी अपने माता पिता के साथ बड़े प्यार से रहता था। अपने गरीबी को दूर करने के लिए उसके माता पिता दिन रात अपने चने की खेती में काम किया करते थे और राम अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढ रहा था। पर एक दिन राम के पिताजी चने की फसल को काटने के लिए खेत जा ही रहे थे कि सांस की तकलीफ के कारण वो अचानक जमीन पर गिर गए। तो राम की माँ सारला उनकी देखभाल करने के लिए घर में रहा करती। दोनों के ऐसे ही बैठ जाने से सरला के लिए घर के खर्चे चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो सुबह शाम पेट भर के खा सके। सरला अकेली बैठकर ये सब कुछ सोच ही रही थी कि इतने में उसका बेटा राम आ जाता है। राम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्चा और तेरे पापा की दवाइयों का खर्चा कैसे चलेगा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। हाँ माँ, मैं कुछ करता हूँ। आप बस घर पे रहकर पिताजी का ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राम घर से बाहर चला जाता है। राम ने अपनी माँ को बोल तो दिया था कि वो कुछ जरूर करेगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रात को बहुत बारिश, आंधी तूफान से उनकी खेत में चने की फसल खराब हो जाती है और चारों तरफ चने बिखरे हुए पड़े थे। सुबह राम अपने पिता के बोलने पर खेत को देखने आया तो अपनी खेत की हालत को देख राम दुखी होकर रोने लगा। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? हमारी खेत की ये हालत! अब मैं अपनी माँ को जाकर क्या बताऊंगा? ये सब बोलते हुए राम जोर जोर से रोने लगा, पर फिर उसकी नजर उसके सामने पड़ी हुई एक चने के ऊपर पड़ी जो एक चींटी खा रही थी। चींटी को खाते देख राम के दिमाग में एक योजना आती है। वो उस गिरे हुए चने को खाता है। चना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्यों ना मैं इस चने को समेटकर बाजार में बेचने के लिए ले जाऊं? मेरे माता पिता तो इस चने को आधे दाम में गांव के जमींदार को दे देते थे, पर कैसा हो अगर मैं खुद ही बाजार में जाकर इन चने को बेचूं? ऐसा सोचकर राम सारे चने को बोरियों में भर लेता है और फिर एक ठेले वाले को बुलाकर अपने घर की ओर ले जाता है। और शाम को वो उसी ठेले को ले जाकर बाजार में एक जगह रुककर अपनी चने को बेचना शुरू कर देता है। जोर जोर से आवाज लगाता है, चना ले लो, चना, बहुत ही स्वादिष्ट चना। तभी कॉलेज की लड़की उसके पास आकर कहती है, भैया मुझे नमक मिर्ची मसाला लगाकर चने दे दो और हाँ, थोड़ा तीखा बना लेना। पर मैं तो नमक मिर्च मसाला लगाकर चना नहीं बेचता हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे नहीं चाहिए। आप बिना मिर्च मसाले के चने को भी लेकर जा सकती हो, बहुत स्वादिष्ट हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो चने मिर्चा मसाला लगाकर ही पसंद है। ये लड़की सादा चना नहीं लेना चाहती, मगर इसे खाने के लिए मिर्च मसाला डालकर चना चाहिए। अगर मैं चने को अच्छी तरह से बनाकर बेचूं तो हो सकता है मेरी चने तेजी से बिकने शुरू हो जाएं और नुकसान भी ज्यादा ना हो। ऐसा सोचकर राम घर चला जाता है
और अगले दिन सादा चना डालने के लिए लगने सारा सामान अपने साथ लेकर शहर चला जाता है। आज वो उसी जगह एक रेडी लगाकर खड़ा था। हाँ, जोर जोर से चिल्लाने लगा, चाट ले लो, खट्टा मीठा चाट मसाला, मसालेदार चाट। उसकी आवाज सुनकर तभी दो लड़के उसके पास आकर उससे कहते हैं, अरे भैया, कितने के दिए? 15 का एक प्लेट। बोलो, आपके लिए कितना बनाऊं? 2 प्लेट बना दो भैया। ठीक है, अभी बनाता हूँ। ऐसा कहकर 2 प्लेट के लिए सादा चने पर मिर्चा मसाला डाल देता है और उस पे अलग से चटनी भी डालता है। उससे उस सादा चने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। राम अब चने को 2 प्लेट में डालकर उन 2 लड़कों को दे देता है और वो लड़के खाने लगते हैं। तभी लड़के राम से कहता है, ये चाट तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको मेरे बनाए हुए चने पसंद हैं? अरे हमको तो बहुत पसंद आया। आज से हम हर रोज आपके यहाँ से चने खाकर जाएंगे। ऐसा कहकर वो लड़के चले जाते हैं। उन लड़कों की बातचीत सुन राम का दिल खुशी से भर जाता है। अब राम दिन भर खड़े होकर रेडी पर सारे चाट बेचता है और शाम को घर जाने पर उसकी माँ बेटे से पूछती है, बेटा, आज व्यापार कैसे हुआ? अरे माँ, आज तो पूछो मत, मेरे सारे चाट बिक गए। क्या सच में? हाँ माँ, सच में। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, पर यही हक नहीं करता है। आज मैंने मसालेदार चाट को बेचकर बहुत पैसा कमाया। अब हमारी गरीबी चली जाएगी माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, बेटा अभी तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। ऐसा कहकर सरला किचन में चली जाती है और आज सभी एक साथ बैठकर पेट भर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब राम भी अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। उसके हाथ के टेस्ट की वजह से सभी लोग उससे चाट खरीदते और उसके दुकान के चाट जल्दी खत्म हो जाया करते थे। ये देख रेड्डी के पास खड़ा दुकानदार श्यामलाल राम की तरक्की पर बहुत जल रहा था। उसके मन में राम का धंधा बंद करने का विचार आता है। इस राम का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसकी वजह से मेरी दुकान पर ग्राहक आना ही कम हो गए हैं और खुद कितने अच्छे से धंधा कर रहा है। ऐसा सोचकर वो राम का धंधा हमेशा के लिए बंद करवाने का कुछ तरकीब ढूंढता है। तभी श्यामलाल के मन में विचार आता है, अगर मैं कुछ उसके सामान में मिलावट कर दूं तो सारे ग्राहक मेरे दुकान पर ही आएंगे। ऐसा सोचकर श्यामलाल राम के रेड्डी के पास चला जाता है और राम से बातें करने लगता है। बातें करते करते उसके हाथ में पेट खराब होने की दवा रहती है। वो राम के विश्वास का फायदा उठाकर उस चटनी में पेट खराब होने की दवा डाल देता है और थोड़ी बात करके वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद राम को उसकी चटनी का रंग कुछ अलग ही दिखने लगता है। तभी राम उस चटनी को टेस्ट करके देखता है और उसे खाकर थूकता है। ये मेरी चटनी अचानक ऐसे कैसे लगने लगी है? इतनी खराब तो आज तक नहीं लगी। इसमें कुछ मिलाया हुआ लग रहा है। राम वैसे ही वो चटनी उठाकर फेंक देता है और घर जाने के लिए निकलता है। तभी उसके पास गांव का आदमी रोहन आता है। अरे राम, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे रोहन, मैं घर जाकर कुछ देखना चाहता हूँ। क्या हुआ है? राम, बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। रोहन, मेरी चटनी में अचानक किसी ने कुछ मिला दिया था। मैंने खाकर देखा तो मुझे बहुत खराब लगी, इसीलिए मैंने वो चटनी फेंक दी। और ये काम किसने किया होगा यही सोच रहा हूँ। सुबह से तुम्हारे रेडी पर कौन कौन आया था? ग्राहक छोड़कर तो सिर्फ श्यामलाल आया था। अरे वो श्यामलाल बहुत ही लालची आदमी है। उसका धंधा हाल ही में अच्छा नहीं चल रहा है। उसी ने ये काम किया होगा। अब से तुम चौकन्ना रहना। तुम श्यामलाल पर विश्वास मत करना। भाई ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर राम अपना सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन समय पर राम रेड्डी लगाकर खड़ा ही था कि श्यामलाल उससे बात करने के लिए आ जाता है। श्यामलाल को देखते ही राम कहने लगता है, श्यामलाल जी, कल मेरे मसाले में किसी ने पेट खराब की दवाई मिला दी थी और मैंने इस बात की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कर दी है। जिसने भी ये काम किया होगा उसकी तो अब खैर नहीं। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। आजकल की लोग तो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और। अब क्या? अब मैं तुम्हारी बात कुछ समझा नहीं।
क्या है ना सर जी, आप अपना दुकान चलाइए और मुझे मेरा छोटा सा दुकान चलाने दीजिए। श्यामलाल उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज की बात सुनकर श्यामलाल डर जाता है। उसके बाद से श्यामलाल कभी राम को तकलीफ नहीं देता। अब राम खुद का काम अच्छी तरह से करने लगता है और इधर कुछ ही दिनों में उसके पिताजी भी ठीक हो गए। अब कुछ दिनों बाद राम को इस धंधे से बहुत पैसे मिलने लगे थे। ये देख उसकी माँ और पिताजी दोनों भी बहुत खुश थे। राम जैसा सामान्य आदमी ने कठिन परिस्थिति में भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़ा बिजनेस सेट किया था। इस तरह से कोई भी आदमी अपनी सफलता कड़ी मेहनत करके पा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, समय कितना भी कठिन आए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए और कठिन परिस्थिति में अपना मार्ग खुद खोजना चाहिए। फूलचंद कड़ाके की ठंड में ठिठुरता हुआ अपने गांव लौट रहा था। उसके शरीर पर बस एक छोटी हाफ शर्ट और पुरानी पैंट ही थी। वो बहुत जल्द ही घर पहुंचना चाहता था। हे भगवान, बचा लो मुझको, घर जल्दी पहुंचा दो मुझको। हो, आज ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे पाने के लालच में देर हो गई। ओह लो, अब भुगतो। इतने में गांव का मन्ना उसे मिल गया। अरे फूलचंद, काहे ठंडी में परेशान हो ही रहा है? स्वेटर का हुआ? का बताए, अरे कल जग्गन काका मिल गए थे, फटा कपड़ा पहनकर ठिठुर रहे थे। बुजुर्ग आदमी मेरे सामने परेशान हो रहे थे। मुझे दया आ गई। मैं जवान हूँ, सर्दी झेल जाऊंगा। काका को स्वेटर की जरूरत थी, ये सोचकर स्वेटर उनको दे दिया। आज सवेरे सवेरे पहनकर बहुत खुश नजर आ रहे थे। ठंडी से राहत पाकर मुस्कुरा रहे थे। अरे लेकिन तुम तो अब परेशान हो रहे हो। अरे मुझे भी कोई दयालु देवी या देवता मिल जाएगा। बहुत लोगों के यहाँ काम करता हूँ, कोई तो रहम खाएगा। अब यही रास्ते की तकलीफ है, वरना घर पहुँचने पर ओढ़ने के लिए बोरे का मस्त कंबल बना लिया है, ओढ़ लूंगा। इतना कहकर फूलचंद आगे चल पड़ा। उसके घर के पास ही एक अलाव जला हुआ था। वो ठंडी से परेशान था, इसलिए वहां बैठ गया। उसने लाकर अलाव में कुछ आलू डाल दिए ताकि पेट पूजा का भी इंतजाम हो जाए। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए खाना बनाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कुछ देर के बाद अलाव में भुने हुए आलू लेकर खाने बैठ गया। पड़ोस की राधा चाची आ गई। उन्होंने चुपचाप उसके खाने के प्लेट में रोटियां और कुछ खाना भी डाल दिया। फूलचंद बेटवा, मैं समझ गई काफी देर हो गई है, खाना नहीं बना होगा, इसलिए रोटियां लेकर आ गई। अच्छा बता, स्वेटर काहे नहीं पहना? चाची, जग्गन काका को दे दिया। एक स्वेटर था, वो भी दान कर आया। ठंडी में सिकुड़ रहा है, रुक जा, कुछ इंतजाम करती हूँ। राधा चाची जल्दी से अपने घर गई और एक पुराना स्वेटर लेकर आ गई। फूलचंद ने झट से उसे पहन लिया। ठंडी भाग गई, उसे बड़ी राहत मिल गई। ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में आप मेरी माँ थी, मैं आपका बेटा। इस जन्म में फिर से चाची के रूप में माँ मिल गई, वरना इस अनाथ को कौन पूछता है। खबरदार, अब इसके बाद कभी भी अपने आप को अनाथ मत कहना, मैं जिंदा हूँ। राधा चाची की बात सुनकर फूलचंद का मन भर आया। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द अंदर के अंदर ही रह गए। राधा चाची की ममता का प्रभाव सीधे उसके दिल पर पड़ा था। फूलचंद को वो दिन याद आ गया जब कुछ साल पहले भूखा प्यासा वो इस गांव में आया था। तब राधा चाची ने ही उसे खाना खिलाया था। चाची, कल काम के लिए कहीं नहीं जाऊंगा, आपके खेतों में बुआई कर दूंगा। सबसे पहले चाची की सेवा, इसके बाद किसी और की नौकरी कर सकता हूँ। दूसरे दिन सवेरे फूलचंद चाची के खेतों में जुट गया। मन्ना फिर से आ गया। वो स्वेटर पहनकर भी ठंडी से परेशान था, लेकिन फूलचंद पर ठंडी का कोई प्रभाव नहीं था। उसने बड़े आराम से खेत का काम पूरा किया और चाची के घर पर पहुंच गया। वहां देखा तो उसके होश उड़ गए। चाची जमीन पर गिरी हुई पड़ी थी।
उसने झट से चाची को उठाया और खाट पर लेटा दिया। पानी का छींटा मारा, फिर भी चाची को होश नहीं आ रहा था। चाची, आपको क्या हो गया? अपनी आंखें खोलिए। चाची पूरी तरह बेहोश हो गई थी। मन्ना भी आ गया। फूलचंद, मन्ना और दूसरों की मदद से चाची को हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया। वहां उनका इलाज शुरू हो गया। ये बेहोश हो गई हैं। पूरी जांच करनी होगी। इनका हर प्रकार का टेस्ट होगा। आप पैसे काउंटर पर जमा कर दीजिए। फूलचंद के पास पैसे नहीं थे। वो सोचने लगा। वो परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, क्या करूं? अब पैसे कहां से लाऊं? आज अगर मुझे कोई खरीद कर पैसे मुझे दे दे तो मैं उसका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। मैं हर कीमत पर चाची का इलाज करना चाहता हूं। अचानक फूलचंद के पुराने स्वेटर में हलचल हुई और उसके अंदर उसने कुछ भारीपन महसूस किया। उसने अंदर हाथ डाला तो नोट की गड्डियां निकल आई। हे भगवान, कृपा निधान, ये तो चमत्कार है। स्वेटर के अंदर रुपए निकल रहे हैं। मुझे तो कोई खरीदने वाला नहीं मिला। प्रभु ने स्वेटर के अंदर नोट की गड्डियां दे दी। अब मेरी चाची का अच्छे से इलाज हो जाएगा। फूलचंद वो रुपए लेकर गया और उसमें से जितनी आवश्यकता थी वो जमा कर दिया और चाची के इलाज के सारे रास्ते खुल गए। कुछ देर के बाद चाची को होश आ गया। फूलचंद उनके पास आ गया। बेटा फूलचंद, तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आए? हाँ चाची, आप बेहोश हो गई थी। मैं तो बहुत डर गया था। हम लोग आपको तुरंत अस्पताल लेकर आए। आपको होश में देखकर मुझे बहुत खुशी मिली है। चाची ने फूलचंद का हाथ पकड़ा। तब स्वेटर में हलचल हुई। चाची के शरीर में नई शक्ति आ गई। बेटा, तुमने मुझे बचा लिया। इस समय तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई है। डॉक्टर ने आकर चाची की जांच की तो आश्चर्य में पड़ गया। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। हम एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, इसके बाद फैसला करेंगे। एक दिन के बाद चाची को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और फूलचंद के साथ घर आ गई। फूलचंद की सेवा और भावना ने राधा चाची को बहुत प्रभावित कर दिया था। उन्हें सचमुच लगने लगा था कि वो पिछले जन्म में उसकी माँ थी और फूलचंद उनका बेटा था। एक दिन रात्रि के समय फूलचंद दूसरे गांव जा रहा था। उसे रास्ते में दो गरीब व्यक्ति दिखाई पड़े। उनके पास भी स्वेटर नहीं था। वे ठंडी में ठिठुर रहे थे। फूलचंद को फिर दया आ गई। क्या बताऊं, इस समय मेरे पास एक ही स्वेटर है। मैं दोनों को ठंडी से कैसे बचाऊं? स्वेटर में फिर हलचल होने लगी। देखते ही देखते उसके अंदर स्वेटर आ गया। फूलचंद ने निकाले तो दो स्वेटर निकले। उसने झट से दोनों स्वेटर उन दोनों गरीब व्यक्तियों को दे दिए। उनका भला हुआ। वे दुआएं देने लगे। स्वेटर राजा की जय हो। स्वेटर में से निकला स्वेटर। मजा आ गया, मजा आ गया। एक दिन चाची ने फूलचंद को बताया कि उनके ऊपर चाचा की बीमारी के समय ही बहुत सारा कर्जा हो चुका था। बेटा, मैं खेत बेचकर वो सारा कर्जा चुकाना चाहती हूँ। नहीं चाची, खेत मत बेचिए। मैं मेहनत मजदूरी करके सारे कर्ज की रकम अदा करूंगा। आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मेरे बेटे, बड़ी रकम है। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। मेरे होते हुए मेरी चाची भी कर्ज में परेशान रहे, ये मैं नहीं चाहता। इतना कहते ही फूलचंद के स्वेटर में हलचल हो गई। अंदर नोट की गड्डियां आ गई। फूलचंद तो कम, लेकिन चाची पूरी तरह चौंक गई। ये क्या हो रहा है? चाची, ये स्वेटर का जादू है। मैं देखता हूँ इस बार क्या मिला है। फूलचंद ने स्वेटर के अंदर हाथ डाला और गड्डियों को निकाला तो चाची आश्चर्य से देखते ही रह गई। अरे दैया, इतने रुपए कहाँ से आए? इस स्वेटर ने कहाँ छुपाए? बेटा, तुम सच सच बताओ, ये तुम्हारी हाथ चालाकी तो नहीं? इतने में स्वेटर से आवाज आई। मैं एक जादुई स्वेटर हूँ।
मुझे आपने ही अपने बेटे के हवाले कर दिया। फूलचंद ने दूसरों का भला किया, मेरा दिल जीत लिया और मैंने हमेशा उसका भला किया। आगे भी करता रहूंगा। मैं उसे कभी दुखी नहीं देखना चाहता। उसकी चाची दुखी होंगी तो फूलचंद दुखी होगा और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इन रुपयों से आप सारा कर्ज अदा कर दीजिए। फूलचंद के लिए एक छोटा सा मकान बनवा दीजिए। चाची ने खुशी खुशी सारा कर्जा अदा कर दिया और बहुत सारे रुपए बच गए। फूलचंद का सुंदर मकान भी बन गया। घर का सारा सामान, अच्छे बर्तन, कपड़े, गाड़ी, सब कुछ आ गया। फूलचंद और चाची की खुशी का ठिकाना न रहा। एक दिन फूलचंद जब खेतों पर से काम करके लौटा तो उसने देखा चाची के घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। उसने अंदर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। चाची खट पर अचेत लेटी हुई थी। चाची, ये फिर से आपको क्या हो गया? भाइयों, मेरी मदद करो, चाची को अस्पताल ले जाऊंगा, इनका इलाज कराऊंगा। बेटा, अब इनका इलाज नहीं हो सकता। तुम्हारी चाची हम सब को छोड़कर हमेशा के लिए नहीं नहीं। फूलचंद चाची से लिपटकर रोने लगा। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं फिर से अनाथ हो गया। इतने में स्वेटर से आवाज आई। फूलचंद, तुम अनाथ नहीं हो। तुम्हारे सर पर हमेशा चाची के आशीर्वाद का साथ है तो अनाथ हो ही नहीं सकते। 2 दिन के बाद वकील साहब आ गए और उन्होंने राधा चाची की वसीयत फूलचंद को सुनाई, जिसमें उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ सारी प्रॉपर्टी फूलचंद के नाम पर कर दी थी। फूलचंद, नेक कर्म का फल सदैव अच्छा होता है।